आज हमारे साथ है ऋचा जी, जो न्यूरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट है। इनके साथ इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि हमारा नया साल हर मूलांक के लिए कैसा जाएगा। सो हाय ऋचा जी। हेलो जी, कैसे हैं? ऑल गुड, आप कैसे हो? वेरी गुड। चलिए आज हम बात करेंगे हर मूलांक के लिए 2025 कैसा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2025 की। अगर हम 2025 का टोटल करते हैं, जैसे कि 2 + 0 + 2 + 5 तो 9 निकल कर आता है। अब 9 मंगल का साल है, मार्स का साल है, तो नेचुरली एनर्जी एग्रेशन बहुत रहने वाला है, राइट? देश में विपदाएं आ सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। क्योंकि नंबर 9 का साल है तो एनर्जी एंड एग्रेशन देखने को मिल सकता है और लोगों को हेल्थ इश्यूज को भी फेस करना पड़ सकता है। अच्छा, ये सब एट्रीब्यूट्स नंबर 9 के हैं। क्योंकि 2025 नंबर 9 का है तो ये सब चीजें हमें इस साल देखने को मिल सकती हैं। माहौल तो वैसा ही चल रहा है। जी, तो ऐसा कुछ हो सकता है। जी, और अब हम बात करेंगे हर नंबर के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 1 के बारे में, यानी कि मूलांक 1 के बारे में। तो जिनका भी बर्थडे किसी भी महीने की 1 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख या फिर 10 तारीख को आता है, इनका मूलांक 1 है। और मूलांक 1 वाले लोग रूल होते हैं सन से। अब क्योंकि नंबर 9 मंगल का साल है और सन का जो सबसे अच्छा फ्रेंड है, फ्रेंडली नंबर है, वो नंबर 9 है, यानी कि मंगल है। तो नंबर 1 वालों के लिए नंबर 9 बहुत अच्छा जाने वाला है। इनकी जितनी भी प्लानिंग्स हैं, उनकी प्लानिंग इस साल पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ये लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं। इनके जो प्लान्स हैं, उनके एग्जीक्यूट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर इन्हें पूरी प्लानिंग करनी है कि हमें अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है और पूरे एफर्ट्स डालने हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल का मिलन बहुत पावरफुल मिलन होता है। तो जो भी लोग नंबर 1 से रूल होते हैं, डेफिनेटली ये साल उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। और अगर मैं रेमेडी की बात करूँ नंबर 1 के लिए, अगर ये अपने साल को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये सूर्य को जल दें। अब क्योंकि मंगल का साल है, तो जिमिंग ज़रूर करें, क्योंकि बहुत एग्रेशन है, बहुत एनर्जी है और इस एनर्जी को चैनलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो अगर हम लोग वर्कआउट करते हैं, जिमिंग करते हैं, तो इस तरह से हम लोग अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ नंबर 1 वालों के लिए ये साल बहुत बेहतर जाने वाला है। अब बात है नंबर 2 पे। नंबर 2। अब नंबर 2 की अगर हम बात करें, जो भी लोग जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या फिर 29 तारीख को होता है, वो लोग रूल होते हैं नंबर 2 से। और नंबर 2 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है चंद्रमा, यानी कि मून। अब ऐसे लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, राइट? और वही नंबर 2 के लिए नंबर 9 का साल आने वाला है। जब हम नंबर 2 की बात करते हैं, मून की बात करते हैं, यानी कि हम इसे पानी से रिलेट करते हैं। और वही नंबर 9 क्योंकि मंगल का साल है, यानी कि एनर्जी का साल है, आग का साल है। अब नंबर 2 पानी और नंबर 9 आग। तो जब दोनों का आपस में मिलन होगा, तो डेफिनेटली बहुत हर्डल्स आएँगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएँगी, क्योंकि आग और पानी कभी भी एक नहीं हो सकते। तो हो सकता है इनको हेल्थ इश्यूज़ को फेस करना पड़े। इनको लाइफ में हर्डल्स भी फेस करने पड़ सकते हैं, इनका माइंड डिस्टर्ब रह सकता है। अच्छा, जी, तो एज़ अ पार्ट ऑफ रेमेडी ये लोग अपने आप को स्टेबल रखें। नंबर 2 वाले मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन इनको बहुत हेल्प करेगी इनके माइंड को कूल डाउन करने के लिए, इनके माइंड को स्टेबल करने के लिए। और क्योंकि नंबर 9 का साल है, तो हनुमान जी से कनेक्टेड रहें, हनुमान जी की पूजा करें। तो जितना ज़्यादा ये लोग मेडिटेशन करते हैं, अपनी मम्मा से अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, क्योंकि नंबर 2 को हम लोग मदर से भी डिपिक्ट करते हैं, नंबर 2 मदर का नंबर है। तो अगर हर चीज़ में अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं और साथ ही साथ हनुमान जी से कनेक्टेड रहते हैं, तो ये साल इनके लिए अच्छा जा सकता है। वेरी नाइस। जी। सो 3 नंबर। हाँ, 3 नंबर, जो भी लोग किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख को पैदा होते हैं, उनका मूलांक 3 है। और मूलांक 3 वालों के रूलिंग प्लैनेट है देवगुरु बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। तो सबसे पहली बात तो ये लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रेनी। नॉलेज को गेन करना इनको बहुत अच्छा लगता है और उसी नॉलेज को सिखाना लोगों को इनको बहुत अच्छा लगता है। एंड ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं नई नॉलेज को गेन करने के लिए। अब क्योंकि नंबर 9 मंगल का साल है, एनर्जी का साल है और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का साल भी है, तो नंबर 3 और नंबर 9 का मिलन बहुत अच्छा है। जो भी लोग नंबर 3 से रूल होते हैं, उनके लिए साल बहुत अच्छा जाने वाला है। खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जाम्स क्रैक होंगे,
राइट। लाइफ में जो भी इनकी प्लानिंग चल रही है, ये टाइम है इनको एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि एग्रेशन का साल है, एनर्जी का साल है। अब नंबर 3 वालों के लिए अगर मैं रेमेडी की बात करूं, तो अगर ये केसर का तिलक लगाते हैं और अगर साथ ही ये हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो ये साल इनको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। बिल्कुल। जी। एंड 4 नंबर 4 नंबर। अब जो भी लोग किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या फिर 31 तारीख को पैदा होते हैं, इनका रूलिंग नंबर है नंबर 4 और नंबर 4 वालों का रूलिंग प्लैनेट है राहु। जी, राहु। अब जब राहु की बात आती है, तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ सर है, धड़ नहीं है। हाँ जी। है ना? तो नंबर 4 वाले बहुत ब्रेनी होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत रिबेलियस होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं। जब इन्होंने कुछ करने की ठान ली तो उसको करके ही मानते हैं। रिवॉल्यूशनरी होते हैं। अब दुनिया में जितने भी रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं आज तक, वो या तो राहु से गवर्न लोगों ने किए हैं या फिर राहु के ईयर में हुए हैं, जैसे कि 2020। दुनिया का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज आया है 2020 में, जब सब कुछ स्टिल हो गया। हाँ, जब सब कुछ ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया, है ना? तो अब नंबर 4 वालों के लिए जो ईयर है वो मंगल का है और राहु को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है वो है मंगल। ओके। तो राहु को अगर कोई बैलेंस में ला सकता है वो है मंगल, ठीक है? अब मंगल का साल है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है नंबर 4 वालों के लिए, हेल्थ इंजरीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए इन्हें क्या करना है, हनुमान जी के साथ कनेक्टेड रहना है, क्योंकि नंबर 4 वालों को मंगल ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो हनुमान जी से कनेक्टेड रहिए, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान मंदिर विजिट कर सकते हैं, जैस्मिन का ऑयल हनुमान जी के मंदिर में ही ऑफर कर सकते हैं, है ना? और कुछ भी प्लानिंग करें तो सोच समझ कर करें, कोई भी काम एग्रेशन में मत करें, जल्दी-जल्दी में मत करें। तो अगर ये सब रेमेडीज़ करते हैं और सोच समझ कर डिसीज़न अगर ये लोग लेते हैं, तो इनके लिए ये साल बहुत अच्छा जा सकता है। ये साल कहीं न कहीं हनुमान जी का लग रहा है। हाँ जी, ये साल हनुमान जी का है क्योंकि 2025 का टोटल 9 पर आता है। तो कहीं न कहीं आपको इस साल मंगल देखने को मिल सकता है। हर जगह आपको अच्छी न्यूज़ देखने को मिल सकती है ना? बट हमें ये एक रेमेडी मैं सबको बता रही हूँ, ये आपको सबको करनी है क्योंकि एनर्जी का साल है, एग्रेशन का साल है और जो एनर्जी है मंगल में बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस एनर्जी को चैनलाइज़ नहीं करेंगे, तो हेल्थ इश्यूज़ को देखना पड़ सकता है, राइट? तो इसके लिए आप जितना वर्कआउट करें, जितना जिमिंग करें, आप स्टेबल रहेंगे। ये रेमेडी सबके लिए, चाहे वो मूलांक 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी हो, तो वर्कआउट ज़रूर करें इस साल और अपनी हेल्थ का खास करके बहुत ध्यान रखें। क्योंकि इस साल देखा गया है कि अगर आपने एनर्जी को चैनलाइज़ नहीं किया, तो आपको ब्लड की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर बीपी से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए इस एनर्जी को चैनलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। जी। सो बात है नंबर 5 पे। नंबर 5 बहुत प्यारा नंबर है नंबर 5। अगर आप नंबर 5 से रूल होते हैं देन यू पीपल आर ब्लेस्ड, है ना? हम इसको मास्टर की के नाम से भी जानते हैं क्योंकि 5 एक नंबर ऐसा है जो बिल्कुल सेंटर में आता है। अगर हम देखें 4 नंबर 5 से पहले आते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5 के बाद भी 4 नंबर आते हैं, 6, 7, 8, 9। तो अगर आप नंबर 5 से रूल होते हैं यानी कि आपका बर्थडे 5 तारीख, 14 तारीख या फिर 23 तारीख को होता है, देन यू पीपल आर रूल्ड बाय नंबर 5 एंड आपके जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो है बुध यानी कि मर्क्यूरी, है ना? अब बुध क्या है? बुध ही आपकी बुद्धि है, बुध ही आपका लाइफ का बैलेंस है और बुध ही आपका बिजनेस है। ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसकी कमी कोई नंबर नहीं पूरी कर सकता। तो इफ यू आर रूल्ड बाय नंबर 5 देन यू पीपल आर ब्लेस्ड। ऐसे पीपल बहुत बड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं। कितना पैसा लगाकर कितना अर्न करना है, कितना प्रॉफिट कमाना है, ये हर वक्त इनके माइंड में चलता रहता है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है इन लोगों की, परफेक्ट होता है कम्युनिकेशन में। तो कोई भी ऐसा काम अगर ये करते हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, तो उसमें ये बहुत ग्रो कर सकते हैं। और वही नंबर 9 का साल है, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये टाइम है इनके प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का। लेकिन इन लोगों के लिए मैं एक सलाह देना चाहती हूँ क्योंकि नंबर 5 वाले लोग थोड़े लेजी होते हैं, तो इस साल लेजीनेस मत दिखाएं और अपने आप को एक्टिव रखें और अपने प्लानिंग की एग्जीक्यूशन पर ध्यान दें। और अगर ये लोग मेहनत करते हैं, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने पर फोकस करते हैं, तो डेफिनेटली मैं लिख कर दे सकती हूँ कि इन लोगों के लिए साल बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि एग्जीक्यूशन का साल है। एंड अगेन क्योंकि हनुमान जी का साल है, तो हनुमान जी से ज़रूर कनेक्टेड रहिए। बिल्कुल। तो अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर अगेन वेरी पावरफुल नंबर इन न्यूमरोलॉजी, शुक्र का नंबर है और हम बोलते हैं कलयुग की दुनिया का नंबर है। अच्छा।
कलयुग की दुनिया में जो मोस्ट डिमांडिंग नंबर है वो नंबर 6 है। तो अगर आपका मूलांक या फिर भाग्यांक नंबर 6 है, देन यू पीपल आर ब्लेस्ड। क्योंकि नंबर 6 बात करता है नेम, फेम, धन, दौलत, लग्जरीज की। तो अगर आप नंबर 6 से रूल करते हैं, देन डेफिनेटली यू आर अ लकी पर्सन। तो अगर आपका बर्थडे किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या फिर 24 तारीख को आता है, तो आप लोग नंबर 6 से रूल होते हैं और आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट है शुक्र, यानी कि वीनस। अब वीनस हमारे कलयुग की दुनिया का सुख है, नेम, फेम है, धन, दौलत है, राइट? तो नंबर 6 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि लग्ज़री का साल है ना? तो अगर ये कोई काम करने का सोच रहे हैं, तो उसको एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं ये लोग। एज़ अ पार्ट ऑफ रेमेडी ये क्या करें, ये व्हाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनें। हाँ, क्योंकि अगर ये व्हाइट कलर को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो अपने वीनस को और पावर दे रहे हैं, राइट? सुंदर दिखें, परफ्यूम लगाएँ, राइट? अगर ये कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली ये साल कर सकते हैं नया काम शुरू। और कोई भी ऐसा काम करें जो लग्ज़री से रिलेटेड हो। जैसे कि कुछ होटल का काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, कपड़ों का काम कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो लग्ज़री से रिलेटेड, तो वो ये काम करते हैं। और एक और रेमेडी मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगी कि अगर आप नंबर 6 से रूल होते हैं, अगर आप फ्राइडे के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं, जैसे कि आटा, चावल, चीनी, कुछ भी ये हो सकता है, तो डेफ़िनेटली ये इनकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालेगी और उनका ये साल बहुत-बहुत बेहतर जाएगा। आया नंबर 7। नंबर 7, नंबर 7 केतु का साल है ना? केतु, क्योंकि नंबर 7 को हम केतु से डिपिक्ट करते हैं। तो जिनका भी बर्थडे किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को होता है, ये लोग रूल होते हैं नंबर 7 से और नंबर 7 का रूलिंग प्लैनेट है केतु। अगर आप केतु की पिक्चर देखोगे तो केतु का सिर्फ धड़ है, सर नहीं है ना? तो ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। क्योंकि सर नहीं है, आँखें नहीं है, तो चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होती। तो लाइफ में ये इंट्यूशन के बेस पर ज़्यादा काम करते हैं। हाँ, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्म की तरफ इनका बहुत ध्यान होता है। अगर मैं बात करूँ इनके करियर की फ़ेज़ के बारे में, तो ये बहुत बड़े रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। अच्छा। हाँ, और वही नंबर 9 का साल आ रहा है, जो कि अगेन स्पिरिचुअलिटी का साल है, क्योंकि हनुमान जी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी का साल है। तो इस साल नंबर 7 वाले और भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, क्योंकि 7 खुद में ही स्पिरिचुअल नंबर है, वहीं नंबर 9 जो है ह्यूमैनिटी का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो आपस में ये बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, है ना? इनका ध्यान पूजा-पाठ में ज़्यादा हो सकता है। फाइनेंशियली ये साल इनके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, बट ऑल्दो ये साल इनके लिए अच्छा जाने वाला है। आया नंबर 8। नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। नंबर 8 सैटर्न का साल है, शनि का साल है ना? लोग बहुत डराते हैं सैटर्न के नाम से, है ना? शनि की महादशा, शनि का महाप्रकोप बहुत डराया जाता है। तो जो भी लोग नंबर 8 से रूल होते हैं, यानी कि जिनका भी बर्थडे किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को होता है, इनका मूलांक 8 होता है। और नंबर 8 वाले लोग रूल होते हैं सैटर्न से, यानी कि शनि से। और शनि को हम कर्म फलदाता बोलते हैं, शनि को हम जज भी बोलते हैं, जो कि हमें कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, है ना? तो अब नंबर 9 का साल है, तो सैटर्न वालों के लिए ये सलाह दी गई है कि कोई भी काम शॉर्टकट से मत करें, मेहनत पर ध्यान दें। बहुत मेहनत करें, शॉर्टकट पर मत जाएँ और अपने प्लान्स को एग्ज़ीक्यूट करने की पूरी प्लानिंग कोशिश करें। तो अगर ये लोग पूरी मेहनत करते हैं, तो वही नंबर 9 जो है इनको एनर्जी देता है, पावर देता है। ओके। हाँ जी, तो अगर नंबर 8 वाले लोग पूरी स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, तो इनका ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। तो एज़ अ पार्ट ऑफ रेमेडी नंबर 8 वाले कभी भी किसी लेबर क्लास से मिसबिहेव मत करें, अच्छा। है ना? अगर वो लेबर क्लास से मिसबिहेव करते हैं, तो वो अपने नंबर 8 को वीक कर रहे हैं। कभी आप ऑटो रिक्शा वाले के साथ बार्गेनिंग मत करें, है ना? उसके अलावा आप सैटरडे के दिन स्वीपर्स को कॉइन्स डोनेट कर सकते हो। तो अगर आप ऐसा करते हो, अपने सैटर्न को और पावरफुल बना रहे हो और लाइफ में अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। तो अब लास्ट नंबर नंबर 9, जैसा कि अगला साल भी नंबर 9 का है, मंगल का है और वहीं आपका मूलांक भी 9 है, ठीक है? तो 9 को 9 का साथ मिलेगा। अब जैसा कि आपको मैंने पहले भी बोला कि एग्रेशन का ईयर है, एनर्जी का ईयर है। आपका मूलांक भी 9 है और वहीं साल भी 9 का है।
तो दोनों तरफ से एग्रेशन देखने को मिलेगा, एनर्जी देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आए, आपको एंगर इश्यूज़ को फेस करना पड़े, आपको हेल्थ इश्यूज़ को फेस करना पड़े। तो नंबर 9 वालों को इस साल थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने हेल्थ का खास ध्यान रखें। जैसा कि आपको मैंने पहले बोला, वर्कआउट ज़रूर करें, जिमिंग ज़रूर करें। जितना आपका पसीना निकलेगा, जितना आपका स्वेट निकलेगा, आप उतने स्टेबल रहेंगे और आपको उतने ही हेल्थ इश्यूज़ कम फेस करने पड़ेंगे। और क्योंकि आपका मूलांक भी 9 है और आपका ईयर भी 9 है, तो हनुमान जी से कनेक्टेड रहें। हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंग बाण का पाठ पढ़ सकते हैं। तो जितना आप हनुमान जी से कनेक्टेड रहेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं और वर्कआउट करते रहें। इस साल वर्कआउट बिल्कुल भी मत छोड़ें। एक मैं आपसे वैसे पूछना चाहूँगी कि जैसे अब आजकल बेबीज़ होते हैं, तो अभी न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की अवेयरनेस काफ़ी हो गई है। जी, जी। तो क्या मतलब हम प्लान कर सकते हैं बेबी का बर्थ कि इस डेट को हो, या ऐसे कुछ में हो सकता है? जी, जी डेफ़िनेटली। आजकल आप देख रहे हैं कि डिलीवरीज़ होती हैं और उसमें डेट्स हम लोग खुद डिसाइड करते हैं, है ना? अब न्यूमरोलॉजी हमें फ़ेवर करती है कि हम लोग अपनी डेट को ऑप्ट कर सकें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग बहुत ही अच्छा मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। जब मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत फ़ेवरेबल हो जाता है, दैट टाइम आपके बच्चे के स्टार्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो हम मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन देखकर जो दी बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, उस दिन हम लोग अपने बच्चे का डिलीवरी डेट डिसाइड कर सकते हैं। अब जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनका बेबी होने वाला है ना? तो वो मुझे डेट्स देते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि कौन-सा डेट इनके लिए बेस्ट रहेगा, राइट? तो वहाँ पर हम लोग मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन चेक करते हैं और जो दी बेस्ट रहता है, जो उनको फ्यूचर में सपोर्ट करे, लाइफ में ग्रो करने में उनकी हेल्प करे, तो हम लोग उनको वो मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन बताते हैं और उस अकॉर्डिंगली वो उस पर्टिकुलर डेट को अपना बेबी डिलीवर करवाते हैं। तो क्या जैसे ये तो होगी डेट ऑफ बर्थ, तो अब नेम न्यूमरोलॉजी भी होती है? नेम न्यूमरोलॉजी बहुत पावरफुल है, नॉट अबाउट द बेबीज। अगर हम लोग भी हैं, नेम प्लेज अ मेजर रोल। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना? जो डेट ऑफ बर्थ हमें भगवान ने दे दी है, वी कैन नॉट चेंज दैट डेट ऑफ बर्थ, है ना? वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बट यस, विद द हेल्प ऑफ नेम न्यूमरोलॉजी हम लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपलिफ्ट कर सकते हैं। अगर हमारा नाम हमारे मूलांक और भाग्यांक के साथ कंपैटिबल है, तो हम लोग अपनी सफलता की रेट को 30 to 40% बढ़ा सकते हैं, सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। तो जब बेबीज की डिलीवरी होती है, तो पेरेंट्स आते हैं और वो एक कंपैटिबल नेम सर्च करते हैं। तो उस टाइम हम लोग पेरेंट्स को बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो बहुत लकीएस्ट अल्फाबेट्स होते हैं, हम लोग उनको वो प्रोवाइड कर देते हैं, राइट? और उसके बाद पेरेंट्स हमें कुछ नेम्स प्रोवाइड कर देते हैं उन अल्फाबेट्स के ऊपर बेस्ड, राइट? उसके बाद हम लोग नेम का कैलकुलेशन करते हैं और जो भी नेम उनके मूलांक और भाग्यांक के साथ कंपैटिबल हो रहा है, जेल हो रहा है और ऐसा नाम जो उनको फ्यूचर में हेल्प करे, हम लोग एक ऐसा नाम डिजाइन करते हैं बच्चे के लिए, ठीक है? नॉट ओनली विद द किड्स जो बच्चे बॉर्न हुए हैं, बट एज ग्रोन अप्स ऑल्सो, है ना? तो हम लोग भी अपने नेम में चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 8 है और आपका नाम 1 पे आ रहा है, या फिर आपका मूलांक या भाग्यांक 6 है और आपका नाम 3 पर आ रहा है, तो आपका नाम आपके लिए एंटी हो गया। तो अगर आपका नाम आपका एंटी होगा, तो आप देखोगे कि आपको हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है, आपको लाइफ में हर्डल्स को फेस करना पड़ सकता है, अच्छा। राइट? तो नेम करेक्शन प्लेज अ मेजर रोल। अगर आपका नाम बहुत अच्छा है, तो 30 to 40% आप अपने लाइफ में सक्सेस को बढ़ा सकते हैं। हम्म। जी। और जैसे अब आपने बोला कि अल्फाबेट्स आप चूज करते हो, तो वैसे तो यूजुअली जैसे इंडियन हाउस होल्ड में होता है कि पंडित जी अक्षर बताते हैं या कुछ बताते हैं, तो आप उसी हिसाब से भी नाम बताते हो? नहीं, हम उस अकॉर्डिंग नहीं बताते। लाइक न्यूमरोलॉजी में एक शेलेडियन नेम कैलकुलेटर आता है, राइट? उसमें ए से लेकर जी तक के अल्फाबेट्स की वैल्यू रहती है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जब भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ रहता है, उसके अकॉर्डिंग उनके लिए कौन से नंबर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत फेवरेबल हैं। तो जो नंबर्स फेवरेबल रहते हैं, हम बच्चे का जो फर्स्ट अल्फाबेट है, उन्हीं नंबर से ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा। मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर बॉर्न हुआ है 5th को, राइट? तो नंबर 5th वालों के लिए कौन-सा नंबर बहुत फेवरेबल रहेगा? नंबर 1 बहुत फेवरेबल रहेगा, नंबर 6 फेवरेबल रहेगा, नंबर 3 फेवरेबल रहेगा। तो नंबर 1 के जो-जो अल्फाबेट्स रहते हैं, जैसे कि नंबर 1 के अल्फाबेट्स रहते हैं ए, आई, जे,
राइट। इन द सेम वे अगर नंबर 3 जो है, नंबर 3 के जो फेवरेबल अल्फ़ाबेट्स रहते हैं वो है सी, है ना? उसी तरह जो नंबर 3 के फेवरेबल अल्फ़ाबेट्स रहते हैं वो है CGLS, है ना? इन द सेम वे अगर आप नंबर 6 से अगर हमें कोई नेम स्टार्ट करना है तो उसके लिए फेवरेबल अल्फ़ाबेट्स रहते हैं V, U, W, है ना? तो हमें लगता है जो नंबर मिसिंग है और जो नंबर इनको लाइफ में ग्रो करवा सकता है, तो हम लोग कुछ अल्फ़ाबेट्स वैसे चूज़ करते हैं और उसके टोटल पर भी ध्यान देते हैं। अगर उनका टोटल भी कंपैटिबल नंबर्स पर आ जाए, तो डेफ़िनिटली वो नाम उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा प्रूव हो सकता है। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ विराट कोहली का, है ना? विराट कोहली के 2 बच्चे हुए हैं, वन इज़ वामिका कोहली एंड अदर वन इज़ अकाय कोहली। तो अगर आप वामिका कोहली को कैलकुलेट करेंगे शेलेडियन न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग, तो वामिका का जो वैल्यू है 6 पर आ रहा है। इवन वी का जो वैल्यू है वो भी 6 है और अगर आप वामिका कोहली पूरा का पूरा कैलकुलेट करते हैं तो वो भी 6 पर आ रहा है ना? सेकेंडली अकाय कोहली। अकाय कोहली में अकाय का जो वैल्यू है वो 6 पर आ रहा है। अच्छा। अकाय कोहली टोटल वैल्यू अगेन 6 पर आ रहा है और अकाय ए इज कमिंग ऑन 1। तो देखिए क्रिकेटर्स, इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज अपने न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेकर अपने बच्चों का नाम डिजाइन कर रहे हैं, नाम रख रहे हैं। अब सोनम कपूर के अगर हम बेटे की बात करें, उनके बेटे का नाम है वायु, राइट? वी नंबर 6 से शुरू हो रहा है, अल्फाबेट वी, यहाँ से वो वीनस की वाइब्रेशन ले रहे हैं और अगर हम वायु को कैलकुलेट करें तो अगेन वो 6 पर आ रहा है ना? तो देखो फिल्म स्टार्स भी अपने बच्चों के लिए न्यूमरोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं उनके नेम को डिजाइन करने के लिए, क्योंकि कलयुग की दुनिया का मोस्ट डिमांडिंग नंबर 6 है। तो अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 3 नहीं है, तो आप अपने बच्चे का नाम 6 पर डेफिनेटली रख सकते हैं। लेकिन जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 3 है, उनको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपके बच्चे का नाम 6 पर नहीं आना चाहिए। जी। तो अब किसी का नाम रखा गया तो क्या बड़े भी अपना नाम ऑल्टर करा सकते हैं? यस, डेफिनेटली बड़े भी करवा सकते हैं। उसमें क्या रहता है कि हम लोग अल्फ़ाबेट्स की शफलिंग कर सकते हैं या फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐड कर सकते हैं। समटाइम कुछ अल्फ़ाबेट्स हम कम कर देते हैं, ताकि हमारा नाम जो है कंपैटिबल नंबर पर आ जाए। जी। जी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ आपका नाम आपका एंटी नहीं होना चाहिए, आपका ऑपोज़िट नहीं होना चाहिए। तो क्या आप कुछ ऐसा बता सकते हो कि जिससे कि हर कोई इंडिविजुअल अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ की कंपैटिबिलिटी चेक कर सके? हाँ जी, उसके लिए क्या है, शेलेडियन न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर आता है, आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो शेलेडियन न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आपको हर अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू वहाँ पर असाइन की गई है ना? तो आप उन वैल्यूज़ को लेकर अपनी नेम का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात ये है कि आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपका जो नेम का वैल्यू आ रहा है, आपके मूलांक और भाग्यांक का एंटी नहीं होना चाहिए, ऑपोज़िट नहीं होना चाहिए, वो कैसे चेक करें? है ना? अब उसके लिए आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स क्या रहती हैं, कौन-सा नंबर किसका एंटी है, कौन-सा नंबर किसका फ्रेंडली है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आपका जो नाम निकल कर आ रहा है, जिस कंपाउंड से निकल कर आ रहा है, वो भी बहुत मैटर करता है। मान लीजिए आपका जो नेम है वो 1 पर आ रहा है, ठीक है? लेकिन वो 128 से निकल कर आ रहा है, 28 से 1 पे, तो वी नेवर रिकमेंड कि आपका नाम 28 से 1 पर आए, क्योंकि 2 एंड 8 आर एंटी नंबर्स टू ईच अदर, है ना? तो जिस भी कंपाउंड से आपका नेम निकल कर आ रहा है, वो कंपाउंड भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो इसीलिए अगर आप अपना नेम करेक्शन करवाते हैं, तो प्रॉपर एक गाइडेंस के अंदर करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने कुछ एंटी कॉम्बिनेशंस ले लिए, एंटी पेयर्स ले लिए, तो वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। सो क्या न्यूमरोलॉजी की हेल्प से हम ये जान सकते हैं हमारा हेल्थ सेक्टर कैसा रहेगा? यस, डेफिनेटली हम लोग जान सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन बताऊंगी कि अगर आपका मूलांक और भाग्यांक उस कॉम्बिनेशन में आता है, तो आपको हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ सके, ठीक है? उसमें सबसे पहले आता है मूलांक 1 और भाग्यांक 8, या फिर भाग्यांक 8 मूलांक 1, वाइस वर्सा। अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ बॉर्न होते हैं, या फिर अगर आपका मूलांक 2 भाग्यांक 8, या फिर मूलांक 8 और भाग्यांक 2। अगला कॉम्बिनेशन है मूलांक भाग्यांक 7 और 7 का, मूलांक भी 7, भाग्यांक भी 7, तो भी आपको हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है। जी। अगला कॉम्बिनेशन है मूलांक 9 भाग्यांक 9, तो अगर ये कॉम्बिनेशन आता है तो भी आपको हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है। और एक और कॉम्बिनेशन जो मैं आपको बताऊंगी, वो है मूलांक 3 और भाग्यांक 6, या फिर मूलांक 6 और भाग्यांक 3। ये कुछ एंटी कॉम्बिनेशंस हैं,
तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपका मूलांक और भाग्यांक का ये कॉम्बिनेशन आ रहा है तो हो सकता है कि आपको हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ सके। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 7 आ रहे हैं, यानी कि 2 बार आ रहा है या फिर 3 बार आ रहा है, मल्टीपल 7 होने के साथ-साथ आपका ये कॉम्बिनेशन है जो कि एंटी कॉम्बिनेशन है मूलांक और भाग्यांक का, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़े। कुछ रेमेडी इसकी? रेमेडी, जी, इसकी रेमेडी ये है कि आप लोग गायत्री यंत्रा पहने। अच्छा, आप येलो कलर के धागे में गायत्री यंत्र अगर आप पहनते हैं और अगर आप गायत्री मंत्रा की चैंटिंग करते हैं तो आप अपने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेजर थिंग्स है, नींद करेक्शन पर ध्यान दें, गायत्री यंत्रा पहने और गायत्री मंत्रा की चैंटिंग करें। अगर ये सब चीजें आप करते हैं तो अपने हेल्थ सेक्टर को आप इम्प्रूव डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके। सो और आप न्यूरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट भी हो, जी, तो कुछ नए साल के लिए कुछ वास्तु टिप्स? हाँ जी। वास्तु में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है आपके घर के लिए वो रहता है आपके घर का ब्रह्म स्थल, यानी कि सेंटर ऑफ योर हाउस, सेंटर, ओके। है ना? तो अगर सेंटर ऑफ योर हाउस इज डिफेक्ट फ्री, वहां पर आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कोई मेजर डिफेक्ट ना हो, जैसे कि वहां पर कोई वाटर टैंक मत हो, स्टेयरकेस मत हो, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट मत हो, कोई पिलर मत हो, है ना? तो अगर आपके घर का सेंटर डिस्टर्ब्ड रहेगा तो वहां पर रहने वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत हर्डल्स आएंगी। वहां पे रहने वाले बच्चों का एकेडमिक्स में मन नहीं लगेगा, वहां पे रहने वालों को हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आपके घर के ब्रह्मस्थल में कोई भी डिफेक्ट है तो मेक श्योर करें कि उस डिफेक्ट को आप ठीक कराएं। वहां पर कोई वाटर बॉडी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके घर का नॉर्थ ईस्ट प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण है ना? और नॉर्थ ईस्ट बात करता है ऑल अराउंड प्रोस्पेरिटी की, धन दौलत मान सम्मान शोहरत की। तो अगर वहां पर कोई डिफेक्ट होगा तो वहां पर रहने वाले मेल को सफर करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मेल का जोन है ना? तो उनको बहुत हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। तो नॉर्थ ईस्ट को एनर्जाइज रखें, मेक श्योर करें वहां पर कोई भी ऐसा काम ना हो जो फायर से रिलेटेड हो। अच्छा, वहां पर आपकी किचन नहीं होनी चाहिए, वहां पे आपका वॉशरूम नहीं होना चाहिए, है ना? कोई भी ऐसा काम जो फायर से रिलेटेड हो वो बिल्कुल भी वहां पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी का जोन है ना? एक रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, नॉर्थ ईस्ट में आप लोग एक वाटर बॉडी रख सकते हैं, जैसे कि वाटरफॉल्स आते हैं आजकल, है ना? अगर आप वहाँ पे वाटरफॉल रखते हैं, शूज वगैरह? हाँ, स्टैचू जो कंटिन्यूअसली उसमें वाटर फ्लो कर रहा है, वाटरफॉल्स, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोग अपने नॉर्थ ईस्ट को एनर्जाइज्ड करते हैं। ओके। जी, तो आप लोग ये कर सकते हैं। तो बहुत सुनने में बहुत आजकल कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, इवन सेलिब्रिटीज भी जी, बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, तो इसका कितना रिलेशन है वास्तु से? हाँ जी। तो वास्तु में कैंसर को हम लोग नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम से डिपिक्ट करते हैं, क्योंकि ईशान कोण है, शिव जी का स्थान है, वहां पर अगर आपका टॉयलेट होगा तो डेफिनेटली वहां पर रहने वाले लोगों को हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ेगा। एंड कैंसर इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, आजकल बहुत लोग सफर हो रहे हैं। तो अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो इसकी कोई भी रेमेडी नहीं है ना? या तो आप वहां से उस सीट को हटवा दें या फिर आप अपने घर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट की कोई भी रेमेडी नहीं दी जाती है, जो कि कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। ओके। जी, तो जैसे अभी आपने बताया कि ये साल स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा रहेगा आने वाला, तो वास्तु के हिसाब से कुछ और बेनिफिट्स जो स्टूडेंट्स ले पाए? वास्तु के अकॉर्डिंग जो आपके घर का ईस्ट है वो आपके बच्चों को उनके एकेडमिक्स में बहुत सपोर्ट करता है। तो अगर आपके घर का ईस्ट डिफेक्ट फ्री है, क्योंकि सन का जोन है, और जब सन की बात आती है तो बात आती है एजुकेशन सेक्टर की, नेम फेम की। तो अगर आपके घर का ईस्ट डिफेक्ट फ्री है और आपके घर के बच्चे ईस्ट में बैठकर पढ़ते हैं, जो उनको रूम मिला हुआ है वो ईस्ट का रूम है, तो डेफिनेटली मैं लिख कर दे सकती हूँ कि आपका बच्चा बहुत अच्छा प्रूव करेगा एकेडमिक्स में। अब आपने कई ऐसे घर देखे होंगे जहाँ पर एक बच्चा डॉक्टर बन रहा है, एक बच्चा इंजीनियर बन रहा है ना? और बड़ी-बड़ी प्रोफाइल्स में बच्चे जॉब कर रहे हैं। तो उस घर में अगर आप जाकर देखोगे तो उस घर का ईस्ट बहुत एनर्जाइज्ड होगा, क्योंकि पानी का ज़ोन है, ईस्ट सूर्य का ज़ोन है, और सूर्य बात करता है एजुकेशन सेक्टर की, नेम और फेम की, गवर्नमेंट सेक्टर की। तो अगर आपके घर का ईस्ट एनर्जाइज्ड है और आपके बच्चे ईस्ट में बैठकर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत फेवरेबल रहता है, वो बहुत अच्छा निकलते हैं पढ़ाई में, कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ता है उनका। ईस्ट एनर्जाइज कैसे करें?
क्योंकि पानी का ज़ोन है ईस्ट, तो वहाँ पर आप वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं। कोई भी आप वाटरफॉल की फ़ोटोग्राफ्स, पिक्चर्स लगा सकते हैं, सीनरीज़ लगा सकते हैं। वहाँ पर कोई ऐसी पिक्चर ना हो जो कि बहुत हेवी हो। अब आप मेक श्योर करें कि आपके घर के ईस्ट में कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट मत हो, क्योंकि ईस्ट एक प्योर ज़ोन है और जितना लाइट हो सके, जितना हल्का हो सके अपने ईस्ट को उतना हल्का रखें। तो अगर आप ऐसा करते हैं, आपका घर का ईस्ट बहुत हल्का रहता है, वहाँ पे फ्रेश एयर का एंट्री आता है, आपके घर की जो फ्रेश एयर है वो ईस्ट से एंटर हो रही है, वहाँ पर कोई डिफेक्ट नहीं है, कुछ रिडक्शन नहीं है, वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर, है ना? तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि वहाँ पर रहने वाले बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, एकेडमिक्स में बहुत ग्रो करेंगे, उनको बहुत नेम और फेम मिलेगा। ओके, जी। तो ये रही बच्चों की बात। अब आते घर के बड़ों पे, जो घर का मेन मेंबर मुखिया होता है, उसके लिए कौन-सा ज़ोन होता है? हाँ जी, तो जो घर का मुखिया रहता है, जिसके ऊपर घर की इकोनॉमी डिपेंडेंट है, उसको हम साउथ वेस्ट के साथ डिपिक्ट करते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट घर की मुखिया का स्थान है और साउथ वेस्ट बात करता है स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी की। ओके, ठीक है, तो अगर आपके घर का जो मेल हेड है, उनको साउथ वेस्ट का रूम मिला हुआ है ना? तो डेफिनेटली उनका माइंड स्टेबल रहेगा। उनकी लाइफ में हर्डल्स आएँगे, लेकिन वो इतने पावरफुल रहेंगे कि वो उन हर्डल्स को ईज़िली फेस कर सकें। अब आपको मेक श्योर करना है कि घर के साउथ वेस्ट में कोई भी डिफेक्ट मत हो। फर्स्टली वहाँ पर, क्योंकि साउथ वेस्ट एक अर्थ एलिमेंट है, राइट? तो वहाँ पर कुछ भी वाटर बॉडीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको वहाँ पर फाउंटेन नहीं रखना, कोई भी पिक्चर ऐसी नहीं लगानी जो वाटर से रिलेटेड हो, जैसे कि वाटरफॉल की सीनरीज नहीं लगानी। आप माउंटेन्स की पिक्चर्स लगा सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि माउंटेन्स एक हैवी ऑब्जेक्ट को दर्शाते हैं, क्योंकि जितना हमारा साउथ वेस्ट हैवी होगा, उतना ही घर में रहने वाला मुखिया स्टेबल होगा। ठीक है। जी। सो ये बिल्कुल ऑपोज़िट हो गया। ऑपोजिट हो गया, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो घर का ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, हमेशा वो थोड़ा नीचे हो कंपैरेटिव टू साउथ वेस्ट, क्योंकि एनर्जी का इनलेट पॉइंट रहता है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, और वहीं आपके घर का साउथ वेस्ट एनर्जी का रिटेनिंग जोन है। तो एनर्जी का इनलेट जोन है नॉर्थ ईस्ट और वहीं एनर्जी का रिटेनिंग जोन है साउथ वेस्ट। तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारे घर का साउथ वेस्ट हमेशा नॉर्थ ईस्ट के कंपैरेटिवली ऊंचा होना चाहिए, ताकि वो एनर्जी को रिटेन कर सके। सो आजकल जो घर की हाउसवाइफ्स वगैरह हैं, विमेन हैं, उम, लड़कियाँ ले लो या मतलब मदर्स ले लो, सबको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ बहुत है। तो उसका वास्तु का कितना रोल होता है उसमें? वास्तु का बहुत मेजर रोल होता है इस चीज में। अगर आपके घर के साउथ ईस्ट में कोई डिफेक्ट होगा या फिर घर के वेस्ट में कोई डिफेक्ट होगा, तो उसका डायरेक्ट असर घर पे रहने वाली विमेन पर पड़ेगा, क्योंकि साउथ ईस्ट एंड वेस्ट विमेन के जोन है। ओके, अब क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि का जोन है, तो अगर साउथ ईस्ट में कोई वाटर एक्टिविटी हो रही है ना, तो डायरेक्टली वो साउथ ईस्ट को डिस्टर्ब कर रहा है, और जब आपका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हुआ, तो इसका डायरेक्ट असर घर पे रहने वाली लेडी के ऊपर होगा। उसको डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ेगा, राइट? इन द सेम वे, अगर आपके साउथ ईस्ट में कोई और डिफेक्ट है, जैसे कि अगर आपका साउथ ईस्ट एक्सटेंशन में है या फिर साउथ ईस्ट आपका रिडक्शन में है ना, तो भी आपके घर में जो लेडीज हैं वो सफरर होंगी। एक्सटेंशन रिडक्शन क्या होता है? एक्सटेंशन इज लाइक कोई भी एरिया बड़ा हुआ होना, लाइक कोई भी प्लॉट जैसे होता है वो स्क्वायर शेप में रहता है या फिर रेक्टेंगल शेप में रहता है, हाँ जी, लेकिन एक्सटेंशन इज लाइक आपका स्क्वायर से होकर वो एक्सटेंड हो रहा ओके, ठीक है ना, कोई कॉर्नर निकला हुआ है और आपका पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट आपका एक्सटेंशन में है। तो आपने क्या किया, क्योंकि फायर का जोन है, तो आपके घर में फायर एलिमेंट ज्यादा हो गया, फायर एलिमेंट बढ़ गया वहां पर, तो उसका जो सफरर है, लेडी विल बी द लेडी ऑफ द फैमिली। जो घर की लेडी है उनको सफर करना पड़ेगा, उस घर में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, मतभेद अगर आप जैसे बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि फायर एलिमेंट बढ़ा हुआ है। फायर एलिमेंट बढ़ने की वजह से उस घर में लड़ाई झगड़े होंगे, एंड सफरर विल बी द लेडी ऑफ द हाउस। इन द सेम वे वेस्ट, वेस्ट अगेन विमेन का जोन है एंड वाटर एलिमेंट है, तो वहां पर भी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो फायर से रिलेटेड है ना, या फिर वहां पे कुछ अर्थ एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वहां पर हमने वेस्ट जोन को भी डिस्टर्ब कर दिया। तो बेसिकली वास्तु हमें बताता है कि हमें कोई भी जोन को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर हमारा जोन डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे अगर वाटर जोन है, वहां पर कुछ आपने फायर एक्टिविटी कर दी, फायर के जोन पर आपने वाटर एक्टिविटी कर दी, तो हम जोन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और उस जोन से जो भी रिलेटेड होगा, चाहे वो बच्चे हों, चाहे फीमेल हो, चाहे मेन हो, वो लोग सफरर रहेंगे। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हर जोन डिफेक्ट फ्री हो।
ठीक है। जी। सो थैंक यू ऋचा जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ जानने को मिला। थैंक यू सो मच।